चलिए अब जो नेक्स्ट चार्ट हम रिवाइज करने वाले हैं वो है सप्लाई का चार्ट। बाबा ए ग्रेडेड चैप्टर है सप्लाई चैप्टर, द टैक्सेबल इवेंट। क्या करोगे तो जीएसटी इंपोज हो जाएगा, सप्लाई करोगे तो जीएसटी इंपोज हो जाएगा। सप्लाई का चैप्टर ए ग्रेडेड चैप्टर है। चलिए एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। हमने सीखा गुड्स और सर्विस। गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 52 में, सर्विस का डेफिनेशन दिया हुआ है 2102 में। गुड्स एंड सर्विस को सर सप्लाई करोगे तो जीएसटी इंपोज होगा। सप्लाई का डेफिनेशन दिया हुआ है, स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई डिफाइन किया हुआ है इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 8 बात करता है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 7 से। सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जब आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 7 तो सेक्शन नंबर 7 में आता है सेक्शन नंबर 7(1) ए, बी एंड सी। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7(1) कैपिटल ए। सो अगर आपका जो एक्टिविटी है वो सेक्शन नंबर 7(1) ए, बी और सी में फॉल होता है तो आप सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल हो गए। अब सर मैं जो सप्लाई कर रहा हूं वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो बोला गया है इस नेक्स्ट वाले में, जहां ये बोलते हैं कि ये सर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, वो बोला गया है सेक्शन नंबर 7(1) ए रेड विथ शेड्यूल 2। डन सर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7(2) जो बोलता है अगर एक एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7(1) में सप्लाई हो भी गई फिर भी उस एक्टिविटी को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा अगर वो सेक्शन नंबर 7(2) में फॉल हो रही है। चलिए आ जाइए चार्ट में। सेक्शन नंबर 7(1) इंक्लूड्स सेक्शन नंबर 7(1) ए, सेक्शन नंबर 7(1) बी एंड सेक्शन नंबर 7(1) सी। अगर इन तीनों में से कोई में भी आप फॉल हो रहे हो तो आप सप्लाई में फॉल हो गए। एक बार सप्लाई में फॉल हो गए तो सर मेरी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, वो देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 7(1) ए में। उसके बाद सर अगर आप सेक्शन नंबर 7(2) में फॉल हो गए तो सर योर एक्टिविटी बिकम्स नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 7(1) जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 7(1) ए जो है वो बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। चाहे आप सेल कर रहे हो, चाहे आप सेल, ट्रांसफर या सर बार्टर कर रहे हो, कुछ गुड्स देके गुड्स ले रहे हो, सर एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज मतलब पुरानी गाड़ी दे दी, कुछ कैश दे दिया, नया गाड़ी ले लिया, एक्सचेंज भी एक फॉर्म ऑफ सप्लाई है। सर लीज भी अगर है, लीज भी एक फॉर्म ऑफ सप्लाई है, रेंटल भी एक फॉर्म ऑफ सप्लाई है, लाइसेंस लीज दो, लाइसेंस दो, डिस्पोजल करो, ये बोल रहे हैं सर ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आर इंक्लूडेड। चाहे आप उसको सेल बोलो, चाहे आप उसको ट्रांसफर बोलो, चाहे आप उसको बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, जो भी नाम दो सर वो इंक्लूडेड है सप्लाई में। लेकिन ध्यान रखिएगा सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल या कोई भी नाम दो, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो होना चाहिए मेड और अग्रीड टू बी मेड। चाहे आपने पैसे लिए और वो एक्टिविटी कर दी, या आपने एडवांस लिया और बोला कि एक्टिविटी बाद में करूंगा, तो भी इंक्लूडेड है, बट इट हैज टू बी फॉर ए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मींस कंसीडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, कंसीडरेशन नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। हो सकता है कि मैंने आपके लिए कुछ एक्ट कर दिया, अरे एक्ट भी कंसीडरेशन माना जाता है। कंसीडरेशन कैन बी मॉनेटरी, कंसीडरेशन कैन बी नॉन मॉनेटरी ऑल्सो। उसके बाद बोला गया है बट इट हैज टू बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अगर हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 7 तो सेक्शन नंबर 7(1) में ए आता है। ए बोलता है ऑल फॉर्म्स, चाहे आप सेल बोलो, ट्रांसफर बोलो, बार्टर बोलो, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, कोई भी नाम दो, बट इट हैज टू बी फॉर ए कंसीडरेशन। सो एक एक्टिविटी अगर आपने की है, फॉर ए कंसीडरेशन की है और इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की है तो उसको सप्लाई बोले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया, वो एक एक्टिविटी है सर, मैंने आपको पढ़ाया फॉर ए कंसीडरेशन अगर है तो कंसीडरेशन अगर है प्लस इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस है तो ही सेक्शन नंबर 7(1) ए में वो एक्टिविटी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7(1) बी। सेक्शन नंबर 7(1) बी बोलता है सर अगर कोई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, पहला बात तो आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का डेफिनेशन याद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, मेरे साथ एवरीवन, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ठीक है सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर हो रहा है, कंसीडरेशन फॉर ए कंसीडरेशन हो रहा है, ठीक है सर, अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो भी सप्लाई है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो भी सप्लाई है। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 7(1) बी में कि अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, फॉर ए कंसीडरेशन हो रहा है,
चाहे बिजनेस पर्पस के लिए है चाहे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है, उसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 5(3) जब आप पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है कि अगर एक बार एक ट्रांजेक्शन सप्लाई है इंपोर्ट का तो उस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 5(3) में। एनी सर्विस अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में दिया जा रहा है तो उस जीएसटी उस ट्रांजेक्शन पे जो पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से प्रोवाइड कर रहा है टैक्सेबल टेरिटरी में, जो पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में है उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है यहां पे कि सर इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल, लेकिन जस्ट इमेजिन मैंने इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज ली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया या कोई लीगल सर्विसेज ली फॉर माय बिजनेस पर्पस, तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे सकती है। फॉर एन एग्जांपल मेरी वाइफ ने इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज ले ली फॉर माय होम पर्पस, क्या मेरी वाइफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगी? गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, अगर ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन यहां एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि सर एक एक्सेप्शन है। अगर समझ लीजिए, तो मैं अगर आपको बोलूं अगर इंडिया के बाहर से कोई भी एक पर्सन इंडिया के बाहर से इंडिया में अगर सर्विस दे रहा है टू अनदर पर्सन, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में आ गया तो इंपोर्टेशन हो गया। अगर इंपोर्टेशन हो गया बिजनेस पर्पस चाहे नॉन बिजनेस पर्पस, बोथ आर सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7(1)(b), दोनों सप्लाई हो गए। अब सप्लाई हो गया तो यहां पे तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम में जीएसटी देगी, अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला एक बात ध्यान रखना बाबा, अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रहा है जो OIDAR सर्विस है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड एक्सेस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, अगर इंडिया के बाहर से समझ ले यूएस से नेटफ्लिक्स इंडिया में OIDAR सर्विसेज दे रहा है और एक NTOR को दे रहा है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। NTOR कौन होता है सर? NTOR मतलब एनी गवर्नमेंट या सर लोकल अथॉरिटी है या सर इंडिविजुअल है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने OIDAR सर्विसेज ली, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, लाइक सर नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम वगैरह की सर्विसेज हो गई, अगर आपने ली है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नॉन कमर्शियल पर्पस, तो इस केस में ध्यान रखिएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। OIDAR जो आउटसाइड इंडिया है उसको बोला गया है कि सर आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो बेसिकली OIDAR यहां पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा एंड वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को रेमिट करेगा। OIDAR if he is going ahead and providing services to an NTOR तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7(1)(a। सेक्शन नंबर 7(1)(a) बोलता है कोई भी एक्टिविटी हो, एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको सप्लाई माना जाएगा। सर सेक्शन नंबर 7(1)(b) बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, बोथ को सप्लाई माना जाएगा। इसके साथ मैंने लिंकिंग भी ये दे दी कि यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, यहां पे एक्सेप्शन एग्जम्पशन दिया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा अगर OIDAR सर्विसेज है जो इंडिया के बाहर से दी जा रही है टू एन NTOR, तो OIDAR इंडिया में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा, यहां रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7(1)(a)(b) हो गया। अब सेक्शन नंबर 7(1)(c) आता है। सेक्शन नंबर 7(1)(c) बोलता है अगर शेड्यूल 1 की एक्टिविटी है, शेड्यूल 1 की एक्टिविटी है, उन शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी दी हुई है, अगर कोई भी एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी की गई तो उसको सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी है, चलिए पढ़ते हैं। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। नंबर 1, अगर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट हो रहा है, कौन सा बिजनेस एसेट? जिसपे आईटीसी लिया गया था, आईटीसी वाज अवेल्ड ऑन सच एसेट। फॉर एन एग्जांपल मैं एक ट्रेडर हूं और मैंने क्या किया, कुछ शर्ट्स खरीदे, ठीक है सर, शर्ट्स खरीदे और शर्ट को अगर मैंने सेल कर दिया, अगर मैंने सेल किया तो सेक्शन नंबर 7(1)(a) में ये एक्टिविटी आएगी और इसको सप्लाई माना जाएगा। सर मैंने कुछ शर्ट्स खरीदे, आईटीसी लिया, आईटीसी नहीं लिया, नो टेंशन, अगर उसको आपने सेल किया है तो सेक्शन नंबर 7(1)(a) में आएगा ही। डन सर। लेकिन समझ लीजिए मैंने अगर कुछ शर्ट्स खरीदे, उस पे आईटीसी लिया है और सर फिर उसको सेल नहीं किया, मैंने फ्री में अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ध्यान रखना बेटा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट, स्टॉक,
आप भी आपका बिजनेस एसेट है सर। शर्ट आपका स्टॉक है क्योंकि आप ट्रेडर हो, और इस पे अगर आईटीसी लिया था तो इसको सप्लाई माना जाएगा, आपको इधर जीएसटी देना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखना, अगर शर्ट खरीदा, सर शर्ट पे आईटीसी नहीं लिया है और इसको फ्री में दे दिया है, तो बेटा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट तो हुआ, लेकिन इस पे अगर आपने आईटीसी लिया ही नहीं है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखना, कुछ खरीदा, बिजनेस एसेट खरीदा, बिजनेस एसेट को सेल कर दिया तो उस पे सेक्शन नंबर 71A एप्लीकेबल होगा। सर बिजनेस एसेट को खरीदा, अब सर उसको फ्री में दे दिया, आईटीसी लिया था तो सप्लाई हो गया। सर बिजनेस एसेट खरीदा, और बिजनेस एसेट मींस एनी एसेट व्हिच इज यूज्ड इन योर बिजनेस और व्हिच यू आर गोइंग अहेड एंड डीलिंग इन योर बिजनेस। करंट एसेट भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। सर मैंने बिजनेस एसेट खरीदा, अब बिजनेस एसेट को सेल नहीं किया, सर सेल नहीं किया, फ्री में दे दिया, लेकिन उस पर आईटीसी नहीं लिया था। आईटीसी नहीं लिया था तो बेटा सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब चलिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए आप हो फार्मा कंपनी ने क्या किया, थर्मोमीटर खरीदे। सर थर्मोमीटर्स खरीदे, अब थर्मोमीटर को अगर सेल कर दिया तो आ गया सेक्शन नंबर 71A। ठीक है सर, अगर थर्मोमीटर खरीदे और सर उन पे आईटीसी भी ले लिया, और सर उसको क्या कर दिया, उसको सेल नहीं किया मैंने, उसको मैंने फ्री में दे दिया, तो सर सेक्शन नंबर 71C में आ गया। अब समझ लीजिए मैं एक फार्मा कंपनी हूं और फार्मा कंपनी ने क्या किया, सर पाउडर खरीदा और पाउडर से क्या किया, सर मेडिसिन बनाए। अब समझ लीजिए जो मेडिसिन बनाए, ये मेडिसिन को इन्होंने फ्री में दे दिया, तो सर मेडिसिन भी तो मेरा बिजनेस एसेट था, सो सर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट तो हो गया। लेकिन इज इट दैट एसेट जिस पे आईटीसी लिया गया था? क्योंकि लॉ क्लियरली बोलता है जो एसेट पे आईटीसी लिया था उसी को अगर परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको सप्लाई माना जाएगा। इस केस में आईटीसी आपने लिया था पाउडर पे और आप फ्री में दे रहे हो मेडिसिन, एंड हेंस परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जिस पे आईटीसी लिया था वो नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने आईटीसी लिया था पाउडर पे, फ्री में दे रहे हो मेडिसिन, तो बाबा ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं आएगा। अगर सप्लाई नहीं है तो एक बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बोलता है आईटीसी भी हम आपको नहीं देंगे। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा बाबा क्या लिखा हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी इज अवेल्ड ऑन सच एसेट। जब आईटीसी आपने अवेल किया है तो उसको सप्लाई बोला जाएगा। यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है नोटिफिकेशन मार्जिनल स्कीम। सुनिए बाबा, एक पॉइंट बोलता हूं, समझ लीजिए मैंने एक टेलीविजन खरीदा, मैंने बिजनेस में एक टेलीविजन खरीदा, बिजनेस यूज के लिए खरीदा, और फिर उस टेलीविजन को बेच दिया, समझ लीजिए 10,000 रुपए में इस टीवी को मैंने सेल कर दिया। अगर 10,000 में बेच दिया तो जीएसटी आएगा 10,000 रुपीज में ही। सर बिजनेस में इसका रिटर्न डाउन वैल्यू 6,000 था, आपने 10,000 में बेच दिया, तो भी जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन कार के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, अगर समझ लीजिए आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, आपने एक मोटर व्हीकल खरीदा है और मोटर व्हीकल को समझ लीजिए आपने सेल कर दिया। अब सर मैंने जब इसको सेल कर दिया, इसका रिटर्न डाउन, मैंने इसको सेल किया 8 लाख रुपए में, इसका रिटर्न डाउन वैल्यू इन द बिजनेस 6 लाख था, तो गवर्नमेंट बोल रहा है आपको जीएसटी सिर्फ 2 लाख में देना है। कार के लिए, मोटर व्हीकल के लिए, बेसिकली मोटर व्हीकल, नॉट ओनली कार, मोटर व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी आपको मार्जिन पे देना पड़ेगा। मतलब ये जो 2 लाख है, जनरली अगर कोई कैपिटल एसेट भी बेचते हो बिजनेस में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, चार्ज करो और गवर्नमेंट को दो। लेकिन अगर कोई कैपिटल एसेट बेच रहे हो जो मोटर व्हीकल है, तो ध्यान रखना बाबा मार्जिनल स्कीम लगेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मार्जिनल स्कीम अवेलेबल ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल हेल्ड एज कैपिटल एसेट। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, अगर समझ लीजिए मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदा और मोटर व्हीकल पे तो आईटीसी नहीं मिलता है सर, यस यहां पे भी आईटीसी नहीं मिला होगा, लेकिन अगर मोटर व्हीकल खरीदा है और समझ लीजिए मैंने इसको फ्री में दे दिया सर अपने फ्रेंड को, तो सर क्या ये परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड में आएगा? ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे आईटीसी नहीं लिया है, ये सप्लाई में नहीं आएगा। अगर सप्लाई में नहीं आएगा तो इस पे जीएसटी भी नहीं आएगा, क्योंकि आईटीसी तो आपने लिया ही नहीं होगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 25 इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर ये रिलेटेड पर्सन क्या होता है? एवरीवन ध्यान रखिएगा, रिलेटेड पर्सन का स्कोप बहुत बड़ा है, स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट बोला है मैंने। सुन लीजिए क्या होता है रिलेटेड पर्सन। अगर सप्लाई हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन
और डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई माना जाएगा। क्या होता है सर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन? ध्यान रखिएगा रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15। और सर ये जो रिलेटेड पर्सन होता है ये होता है SCOPE, स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। सर एस क्या होता है? अगर एस होता है शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% इन बोथ ऑफ देम। एवरीवन देखिए यहां पे समझ लीजिए ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों में एटलीस्ट 25% शेयर अगर होल्ड कर रहा है तो ध्यान रखिएगा बी एंड सी रिलेटेड पर्सन हो गए। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड और सी लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रहा है तो याद रखिएगा अगर 25% एटलीस्ट होल्ड कर रहा है तो बी एंड सी क्या हो गए सर? रिलेटेड पर्सन हो गए। उसके बाद बोला गया है सर द सेकेंड वन यहां पे जो बोल रहे हैं वो है कंट्रोल। अगर कोई दूसरे को कंट्रोल कर रहा है तो सर वो रिलेटेड हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय सर कंट्रोल? सुनिए बाबा, समझ लीजिए बी लिमिटेड है एंड बी लिमिटेड आप होल्डिंग सब्सिडरी समझिए। समझ लीजिए बी लिमिटेड है और सी लिमिटेड को एटलीस्ट सी लिमिटेड का 51% शेयर होल्ड कर रही है तो बेसिकली बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। या समझ लीजिए सी लिमिटेड बी लिमिटेड में एटलीस्ट 51% शेयर होल्ड कर रही है। तो अगर एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो एक दूसरे का रिलेटेड पर्सन हो गए। समझ लीजिए ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी को भी कंट्रोल कर रहा है, ए लिमिटेड सी को भी कंट्रोल कर रहा है तो भी ध्यान रखिएगा बी एंड सी रिलेटेड हो गए। समझ लीजिए बी लिमिटेड और सी लिमिटेड डी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा बी एंड सी भी रिलेटेड हो गए। याद रखिएगा समझ लीजिए पापा मम्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, मम्मी पापा को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी पापा मम्मी रिलेटेड हो गए। आपके ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा पापा को भी और मम्मी को भी कंट्रोल कर रहे हैं तो पापा मम्मी रिलेटेड हो गए। पापा मम्मी रिलेटेड है, पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा पापा मम्मी रिलेटेड है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। कंट्रोल ऐसे देखा जाता है, चाहे बी सी को कंट्रोल कर रहा हो चाहे सी बी को कंट्रोल कर रहा हो, बी एंड सी रिलेटेड है। अगर ए लिमिटेड बी को भी कंट्रोल कर रहा है, ए लिमिटेड सी को भी कंट्रोल कर रहा है तो भी बी एंड सी रिलेटेड है। अगर बी एंड सी डी को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी बी एंड सी रिलेटेड है। उसके बाद बोला जाता है ऑफिसर और डायरेक्टर। अगर मैं आपकी कंपनी में ऑफिसर हूं, आप मेरी कंपनी में डायरेक्टर हो तो हम दोनों रिलेटेड हो गए। समझ ले राम श्याम की कंपनी में डायरेक्टर है, श्याम राम की कंपनी में डायरेक्टर है तो राम श्याम रिलेटेड पर्सन हो गए। पी फॉर पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स है बिजनेस में तो पार्टनर्स हमेशा रिलेटेड पर्सन होते हैं। ई फॉर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर हमेशा रिलेटेड पर्सन होंगे। ध्यान रखिएगा एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर हमेशा रिलेटेड पर्सन होते हैं। उसके बाद आता है फैमिली। याद रखिएगा फैमिली भी रिलेटेड है लेकिन फैमिली में दो चीजें होती हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है पीजीबीएस। सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर आपकी स्पाउस है, समझ लीजिए हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है। स्पाउस और आपके चिल्ड्रन हमेशा याद रखिएगा आपके रिलेटेड पर्सन हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रो एंड सिस, ब्रदर एंड सिस्टर आपके रिलेटेड पर्सन हैं ओनली इफ डिपेंडेंट ऑन यू। अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो ही रिलेटेड पर्सन है। लेकिन स्पाउस एंड चिल्ड्रन का केस में हमेशा याद रखिएगा स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर दे आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो हमेशा आपके रिलेटेड पर्सन है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको बोला अगर मैं होल्ड कर रहा हूं शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% इन बोथ ऑफ देम देन बोथ ऑफ देम बिकम रिलेटेड। अगर कोई एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो कंट्रोल ऑलवेज बेसिकली होल्डिंग एंड सब्सिडरी। याद रखिएगा कंट्रोल मतलब वही होता है और कंट्रोल अगर कर रहे हो तो रिलेटेड पर्सन हो। ऑफिसर एंड डायरेक्टर हो एक दूसरे के बिजनेस के तो आप दोनों रिलेटेड हो। पार्टनर्स इन बिजनेस रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड पर्सन स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड होते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर अगर मेरे पे डिपेंडेंट है तो मेरे रिलेटेड पर्सन है, अदरवाइज नॉट रिलेटेड। उसके बाद याद रखिएगा सोल एजेंट, अगर मेरा सिर्फ एक ही एजेंट है तो वो हमेशा मेरा रिलेटेड पर्सन बोला जाएगा। सोल मतलब सिर्फ एक। अगर अक्रॉस इंडिया मेरा एक ही एजेंट है या एक ही पर्सन है जो मेरा ट्रेडिंग राइट्स होल्ड करता है तो वो मेरा रिलेटेड पर्सन हो गया। यही बोला गया है अगर सप्लाई हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन एक बार रहने दीजिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सर उसको सप्लाई की डेफिनेशन में
डाला गया है। अगर मैं अपने रिलेटेड पर्सन, समझ लीजिए मैं अपनी वाइफ को कुछ सप्लाई किया, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लिया, अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सर उसको भी सप्लाई माना जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया है सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। पहला बात आपको याद रखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। सर अगर आप एक स्टेट में हो, समझ लीजिए आप हो कर्नाटका में, अगर कर्नाटका में आपके दो शॉप्स हैं, जनरली एक स्टेट में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है तो सर अगर एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर इसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है, इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है, तो याद रखिएगा ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हुए। लेकिन समझ लीजिए अगर आपने सेम स्टेट में इसका एक अलग रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, इसका एक अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो याद रखिएगा सेम स्टेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेम स्टेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन। सर समझ लीजिए मैंने, ओके नेक्स्ट बोलता हूं, समझ लीजिए मेरा एक दिल्ली में भी शॉप है, मेरा एक असम में भी शॉप है, इसका मैंने अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में लेना पड़ेगा आपको। इसका एक अलग रजिस्ट्रेशन है, इसका एक अलग रजिस्ट्रेशन है, तो ये भी दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन इन द आई ऑफ जीएसटी, इन द आई ऑफ जीएसटी लॉ। ये एक डिफरेंट पर्सन है, ये एक डिफरेंट पर्सन है, और एक डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट पर्सन अगर कुछ गुड्स जा रहे हैं, समझ लीजिए आपने स्टॉक ट्रांसफर कर दिया यहां से यहां या यहां से यहां स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, उस पे भी जीएसटी आएगा विदाउट कंसीडरेशन भी चाहे आपने किया हो। सर मैं समझ लीजिए एक स्टेट में रजिस्टर्ड हूं, मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट है और मैं रजिस्टर्ड हूं इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। अब समझ लीजिए सर मेरा एक और एस्टेब्लिशमेंट है इन द स्टेट ऑफ असम, लेकिन इस एस्टेब्लिशमेंट का अगर मैं देखूं तो सर पेट्रोल सप्लाई कर रहा हूं, पेट्रोल के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो एक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी याद रखिएगा दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। यहां से यहां अगर कुछ गया तो उसको बोला जाएगा सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, सेम स्टेट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, वन स्टेट रजिस्टर्ड अनदर स्टेट रजिस्टर्ड तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन, वन स्टेट रजिस्टर्ड अनदर स्टेट नॉट रजिस्टर्ड स्टिल उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। और यही बोला गया है कि सप्लाई बिटवीन रजिस्टर्ड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करते हो ₹1 का भी विदाउट कंसीडरेशन तो उसको सप्लाई माना जाएगा, और उसके लिए अगर सप्लाई माना गया तो आईटीसी भी अलाउड होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया है, अगर आपका रिलेटेड पर्सन है एम्प्लॉय को अगर कुछ दे रहे हो तो सप्लाई टू द एम्प्लॉय अप टू 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय। अगर 50,000 रुपए का सप्लाई है पर एनम पर एम्प्लॉय तो सर उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर सप्लाई नहीं मानेंगे तो उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर उसको सप्लाई मान लेंगे तो सर उसका आईटीसी भी आपको दिया जाएगा। समझ लीजिए 70,000 का एक आईपैड दे दिया आपने एम्प्लॉय को, तो सर वो सप्लाई हो गया, फुल 70,000 सप्लाई हो गया, और अगर सप्लाई हो गया तो आईपैड का आपको आईटीसी भी मिलेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, अगर सप्लाई नहीं माना जाएगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक सर्कुलर है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। फॉर एन एग्जांपल एसआरएस ट्रैवल है, एसआरएस ट्रैवल समझ लीजिए दिल्ली में भी है, एसआरएस ट्रैवल समझ लीजिए यूपी में भी है। अब क्या हो रहा है, एसआरएस ट्रैवल की एक बस है, बस में ये क्या करते हैं, लोगों को बैठाते हैं, ठीक है। ये बस जो है ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और यहां से क्या होता है, एसआरएस ट्रैवल जो यूपी है वहां ये बस जा रही है, लोगों को छोड़ती है और वापस आती है। एक ऑफिसर ने बोला कि सर ये एसआरएस ट्रैवल दिल्ली एंड एसआरएस ट्रैवल यूपी तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हो गए। यस सर। अब यहां से अगर बस यहां जा रही है तो ऑफिसर बोला मैं बस पे भी जीएसटी चार्ज करूंगा, इट्स अ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। गवर्नमेंट आई और बोली बेटा ऑफिसर ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, बस अगर एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन पे जाके वापस आ रही है तो बस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है। ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आप दे रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ऑन द कन्वेयंस जो बस ट्रक वगैरह है उस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन समझ लीजिए आपका एसआरएस ट्रैवल दिल्ली है, एसआरएस ट्रैवल दिल्ली ने क्या किया, एक ट्रक प्रिपेयर किया, ये ट्रक में क्या किया, बहुत सारे टूल्स वगैरह रखे, और ये ट्रक क्या करती है यहां से यहां जाती है। एसआरएस ट्रैवल यूपी की एक बस खराब हो चुकी है, ये दोनों है डिस्टिंक्ट पर्सन। यस सर, ये दोनों है डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम पैन के अंदर सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है दूसरे स्टेट में। यहां से ट्रक गई, इनकी एक बस थी, वो बस खराब हो चुकी है, ठीक है सर। अगर बस खराब हो चुकी है, बस की टंग बाहर आ गई है, बस खराब हो चुकी है। अगर बस खराब हो गई है तो बेटा यहां से गई, ये ट्रक रिपेयर किया और वापस आ गया। ट्रक जो एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन पे जा रही है, ट्रक पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जो ये रिपेयर सर्विसेज एक डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे को दे रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज
होगा वो सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, यही बोला गया है। ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क जीएसटी शैल बी लेविएबल। उसके बाद आया कि सर अगर मूवमेंट फर्दर सप्लाई के लिए हो रहा है, तो अगर मूवमेंट फर्दर सप्लाई के लिए हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल ये है बॉम्बे का फैक्ट्री, टाटा का महाराष्ट्र का फैक्ट्री है, महाराष्ट्र का फैक्ट्री में एक कार बनी और ये कार को समझ लीजिए यहां से कर्नाटका में एक टाटा का शोरूम है, वो शोरूम में एक कार को भेज दिया गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब ये स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, बाबा ये कार नहीं है, ये स्टॉक ट्रांसफर है, और स्टॉक ट्रांसफर अगर दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है तो सर उसको सप्लाई माना जाएगा। यही बोला गया है, मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई। आप फैक्ट्री से समझ लीजिए शोरूम में भेज रहे हो कार ट्रक्स वगैरह को, क्यों? क्योंकि फर्दर उसको सप्लाई करना है, फर्दर उसको सेल रेंट आउट वगैरह करना है, तो उस पे जीएसटी आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानते हुए इस पे जीएसटी आएगा, क्योंकि ये बेसिकली हो गया स्टॉक ट्रांसफर। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट आता है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट। सर ये सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो एजेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसाइनमेंट एजेंट, एक होता है कंसाइनमेंट एजेंट, एक होता है कमीशन एजेंट। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? बाबा कमीशन एजेंट जो होता है ना, फॉर एन एग्जांपल मैं जानता हूं कुछ शॉपकीपर्स को जो साड़ी वगैरह बेचते हैं, एक बेचते हैं, ठीक है। समझ लीजिए यहां एक शॉपकीपर है, ये है, इसके पास एक शॉप में ये साड़ीज वगैरह बेचता है, और मैं हूं एक एजेंट। और समझ लीजिए एक मैडम है, मैडम को कुछ साड़ीज वगैरह खरीदने हैं, तो मैंने क्या किया, मैडम को इंट्रोड्यूस कर दिया इन भाई साहब से। ये भाई साहब क्या किए, इनको साड़ी बेचे और इन्होंने क्या किया, पेमेंट किया। तो इनवॉइस भी इन्होंने इशू किया, प्रिंसिपल ने इनवॉइस इशू किया, इन्होंने इनको पेमेंट कर दिया, ठीक है। मेरा रोल क्या हुआ, मैं सिर्फ एक कमीशन एजेंट हूं, मैं ब्रोकरेज लूंगा, मैं क्या करूंगा, एक इनवॉइस दूंगा, इनवॉइस में अपना इनवॉइस अपने नाम पे दूंगा और ब्रोकरेज चार्ज करूंगा। तो बाबा मेरे जैसे एजेंट सेक्शन नंबर 71C में कवर्ड नहीं है, क्योंकि मैं कमीशन एजेंट हूं। कौन कवर्ड है सर? कंसाइनमेंट एजेंट कवर्ड है। आपको ध्यान रखना है कि सर अगर एक प्रिंसिपल है, अगर एक एजेंट है और अगर एक कस्टमर है, प्रिंसिपल ने क्या किया, कुछ गुड्स इसको भेजे, कुछ गुड्स इसको भेजे। मैं था कर्नाटका में, मैंने अपने एक एजेंट अपॉइंट किया दिल्ली में, उसको गुड्स भेजे और उसको बोला बेटा तू स्टॉक मेंटेन कर, अपने यहां पे स्टॉक रख, ठीक है। जब भी कस्टमर आएगा, कस्टमर को फर्दर इनवॉइस इशू कर देना अपने नाम पे। अगर एजेंट इनवॉइस फर्दर सप्लाई का अपने नाम पे इशू कर रहा है, कस्टमर इसको पेमेंट करेगा। गवर्नमेंट ने बोला ये क्या करेगा, ये आपको पेमेंट करेगा 3 महीने 6 महीने के बाद, आप जब सेटलमेंट करोगे अपना कमीशन वगैरह डिडक्ट करेगा, गोडाउन वगैरह के खर्चे वगैरह डिडक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने बोला रमेश जब आप इसको स्टॉक सेंड कर रहे हो, सेंडिंग ऑफ स्टॉक टू हिम, उसी को सप्लाई मान लिया जाएगा। इसे बोला जाता है कंसाइनमेंट एजेंट, जो फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अपने नाम पे इशू करता है। ये कमीशन एजेंट नहीं है। और गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप इसे गुड्स भेजोगे, सच ट्रांसफर और सेंडिंग ऑफ गुड्स शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, इवन दो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग कंसीडरेशन फिक्स नहीं था। गवर्नमेंट बोल रही है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। यस सर, पॉइंट क्लियर है। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट को बोला मेरे को कुछ सप्लायर चाहिए जो इस टाइप के माउस सप्लाई करते हैं। एजेंट ने बोला ठीक है सर, मैं हूं प्रिंसिपल, मैंने अपने एक एजेंट को अपॉइंट किया और उसको बोला मेरे को कुछ सप्लायर चाहिए जो सप्लायर इस टाइप के माउस सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये एजेंट ने, एक सेकेंड, अब ये एजेंट ने क्या किया, ये एजेंट ने कुछ सप्लायर्स आइडेंटिफाई किए, सप्लायर्स ने डायरेक्टली मेरे को इनवॉइस दे दिया, इनवॉइस मेरे नाम पे ही सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। सप्लायर ने मेरे नाम पे इनवॉइस इशू कर दिया, मैंने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये एजेंट सेक्शन नंबर 71C का एजेंट है? नहीं सर, ये सेक्शन नंबर 71C का एजेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आपको सेक्शन नंबर 71C का एजेंट को देखना है तो ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए इसने इसको गुड्स दिए और इसने फर्दर गुड्स मेरे को ट्रांसफर किए। यहां जो इसने इनवॉइस इशू किया वो इन द नेम ऑफ द एजेंट था। तो जब ये गुड्स मेरे को ट्रांसफर करेगा या गुड्स मेरे को सेंड करेगा तो याद रखिएगा इसको भी मेरे को इनवॉइस देना पड़ेगा अपने नाम पे। यस सर, पॉइंट क्लियर है। इस एजेंट को सेक्शन नंबर 71C में कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर
एजेंट है जो फर्दर बेच रहा है, इनवॉइस अपने नाम पे दे रहा है, उस एजेंट को सेक्शन नंबर 71C में कवर किया गया है। अगर एजेंट खरीद के मेरे को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, जब खरीद रहा है तो इनवॉइस एजेंट के नाम पे दे दिया है सप्लायर ने, तो एजेंट जब मेरे को गुड्स देगा तो ये एजेंट सेक्शन नंबर 71C में कवर्ड है, और इसको फर्दर जब मेरे को गुड्स दे रहा है उसके लिए भी इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा अपने नाम पे। यस सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, एजेंट इज फर्दर सप्लाइंग टू द कस्टमर और खरीद रहा है अपने नाम पे, तो याद रखिएगा जब भी इनवॉइस बेचने का उसके नाम पे है या खरीदने का उसके नाम पे है तो वो एजेंट को सेक्शन नंबर 71C में कवर किया गया है। कमीशन एजेंट को सेक्शन नंबर 71C में कवर नहीं किया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 71C पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में। सेक्शन नंबर 71C बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मेरा सन है यूएस में, मैंने अपने सन को बोला कि सन हमें इंडिया में घर बनाना है, तो आप आर्किटेक्ट हो, आप मुझे एक आर्किटेक्चरल डिजाइन बना के भेज दो। तो उसने क्या किया, एक आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया और मेरे को बता दिया। अब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हुआ, सन यूएस में है, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, वो मेरा रिलेटेड पर्सन है। सन इज ऑलवेज योर रिलेटेड पर्सन। याद रखिएगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिलेटेड पर्सन है। उसने मेरे को बिजनेस के लिए नहीं दिया, ऑल्दो कंसिडरेशन नहीं था, लेकिन उसने मेरे को बिजनेस के लिए सप्लाई और सर्विस नहीं किया, इसलिए ये सप्लाई नहीं होगा। समझ लीजिए, मैं इंडिया में रियल एस्टेट डेवलपर हूं, मेरे सन ने मुझे इंडिया के बाहर से सर्विसेज दी और रिलेटेड पर्सन मेरा सन है। बिजनेस के लिए मैंने अगर उससे आर्किटेक्चरल डिजाइन बनवाया, विदाउट कंसिडरेशन बनाया, तो वो सप्लाई में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चारों चीज सेटिस्फाई होना जरूरी है। या फिर समझ लीजिए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हुआ है फ्रॉम ओन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपका हेड ऑफिस है इंडिया के बाहर, हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस से अगर आपने सर्विसेज ली हैं और फॉर द बिजनेस ली है एंड विदाउट कंसिडरेशन ली है, तो ही उसको सप्लाई माना जाएगा। यही बोला गया है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज चाहे आप रिलेटेड पर्सन से लो, चाहे अपने ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस से लो, अगर बिजनेस के दौरान लिया है, विदाउट कंसिडरेशन भी लिया है, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। आशीष, डेल क्रेडिट वाला पॉइंट आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, ठीक है सर, डन है। यहां तक हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 71A, सेक्शन नंबर 71B एंड सेक्शन नंबर 71C। सेक्शन नंबर 71A में बोला गया है ऑल फॉर्म्स फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, जो भी एक्टिविटी है अगर कंसिडरेशन के लिए हो रहा है और बिजनेस के दौरान हो रहा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। सर, सेक्शन नंबर 71B इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, अगर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉन बिजनेस हो रहा है तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन नंबर 71C अगर है तो शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज बोला गया है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी वाज अवेल्ड ऑन सच एसेट। सर, सप्लाई अगर बिटवीन रिलेटेड पर्सन हो रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। अगर प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई है और एजेंट टू प्रिंसिपल गुड्स आ रहे हैं, याद रखिएगा इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाइंग और इनवॉइस फॉर प्रोक्योरिंग इज इन द नेम ऑफ द एजेंट, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। एंड सर, उसके बाद लास्ट वाला जो है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। क्विकली गिव मी हेड्स अप, क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस सर, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सुनिए, आपका एक्टिविटी अगर सेक्शन नंबर 71A, B और C में सप्लाई हो गया, आपका एक्टिविटी अगर सेक्शन नंबर 71A, 71B और सेक्शन नंबर 71C में सप्लाई हो गया, तो आपको देखना है सेक्शन नंबर 71 कैपिटल A कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। जो सेक्शन नंबर 71A में बोला गया है वही मानेंगे। आ जाइए सेक्शन नंबर 71A में। सेक्शन नंबर 71A बोलता है कि आपको आपकी एक्टिविटी अगर एक बार सप्लाई की डेफिनेशन में आ गई तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, वो बोला गया है सेक्शन नंबर 71A में। सेक्शन नंबर 71A बोलता है शेड्यूल 2, देखिएगा ताकि आपको मालूम चल जाए सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है।
शेड्यूल 2 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बोलता है ट्रांसफर। अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा हमेशा। समझ लीजिए माउस है, माउस को मैंने सेल कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। सर राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर, समझ लीजिए एक जेसीबी मशीन है। सर ये जेसीबी मशीन है, ये जेसीबी मशीन का समझ लीजिए ए, बी और सी तीनों का ओनरशिप है। बी छोड़ के जा रहा है और अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है डी को। अगर बी अपना शेयर ट्रांसफर डी को कर रहा है तो इसका बी का बेसिकली इन तीनों का राइट है इस गुड्स में। और अगर एक पर्सन अपना राइट जो है एक गुड्स में किसी और को ट्रांसफर करता है, राइट इन गुड्स नॉट राइट टू यूज गुड्स, अगर कोई अनडिवाइडेड शेयर या कोई पार्ट है जो उस पर्सन को बिलोंग करता है और वो किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया अगर आप इंस्टॉलमेंट में हायर परचेज में कुछ गुड्स देते हो किसी को, तो आप सर्विस नहीं दे रहे हो, आप सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है लीज, टेनेंसी, ईजमेंट टू ऑक्यूपाई लैंड एंड लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। बाबा लैंड एंड बिल्डिंग इज अ सर्विस। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग किसी को लीज में दे रहे हो, रेंट आउट कर रहे हो, तो उसको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद आता है पगड़ी सिस्टम। सर ये पगड़ी सिस्टम क्या है, समझ लीजिए यहां है राम ने क्या किया, राम का एक घर था, राम ने क्या किया, अपने घर का टेनेंसी राइट कि सर आप मेरे टेनेंट हो गए लाइफ टाइम के लिए, अपना टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, समझ लीजिए श्याम को। ठीक है, राम ने अपना टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया। पता है आपको क्या होता है, टेनेंसी राइट जब ट्रांसफर होता है तो उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट ले लिया जाता है, फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीस। अब ये जो ह्यूज अमाउंट लिया गया है, अगर टेनेंसी राइट दिया गया था और उसके लिए टेनेंसी प्रीमियम लिया गया है, तो इसको बोला जाता है पगड़ी सिस्टम। याद रखिएगा, अगर राम ने पगड़ी सिस्टम में अपना टेनेंसी राइट किसी को दिया है और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर इसने कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए दिया है तो वो हमेशा उस पे जीएसटी आएगा। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सप्लाई ऑफ सर्विस अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का है तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल रहेगा। डन सर। अब समझ लीजिए श्याम छोड़ के जा रहा है बिल्डिंग को, और श्याम ने क्या किया, ये जो टेनेंसी राइट थे, ये टेनेंसी राइट को बेच दिया। समझ लीजिए श्याम ने बेच दिया राधा को। राधा आ रही थी इस बिल्डिंग में अब रहने के लिए इस घर में, तो श्याम ने क्या किया, जब ये जा रहा था तो इस टेनेंट को दे दिया, और इससे समझ लीजिए इसने 15 लाख या 20 लाख जो भी उस दिन का डेट का टेनेंसी राइट का वैल्यू है वो ले लिया। याद रखिएगा, अगर श्याम जाते हुए टेनेंसी राइट सरेंडर करता है या टेनेंसी राइट किसी और को देते हुए जाता है, हमेशा याद रखिएगा, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इट शैल ऑलवेज बी टैक्सेबल। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और इस पे हमेशा जीएसटी आएगा। सर एक बार फिर बोल दीजिए, ध्यान रखिएगा, अगर ओरिजिनल ओनर अपना टेनेंसी राइट देता है अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, गिविंग ऑफ टेनेंसी राइट इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल रहेगा। लेकिन जब ये आदमी छोड़ के जा रहा है, जो टेनेंट था, अगर वो सरेंडर करते हुए जा रहा है या वो किसी और को बेचते हुए जा रहा है, तो बेसिकली बिजनेस कर रहा है टेनेंसी राइट का, और बिजनेस अगर कोई कर रहा है टेनेंसी राइट का तो वो टैक्सेबल रहेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, और जीएसटी आएगा, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट है चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट्स है, हमेशा वो टैक्सेबल रहेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, सरेंडरिंग बाय आउटगोइंग टेनेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन शैल ऑलवेज बी टैक्सेबल। अगर जाता हुआ बंदा अगर ट्रांसफर कर रहा है या सरेंडर करते हुए जा रहा है और जो अमाउंट चार्ज कर रहा है उस पे जीएसटी आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 आता है जो बोलता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन्स गुड इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मैं आपके गुड्स पे कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा हूं, कोई भी प्रोसेस कर रहा हूं, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। ठीक है सर। रीथ्रेडिंग ऑफ टायर, समझ लीजिए आपकी कार का टायर मैंने निकाला, उसका रीथ्रेडिंग किया, नया मटेरियल वगैरह लगाया, तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ लीजिए बस बॉडी बिल्डिंग, आपने मेरे को बस का चासिस दिया, चासिस के ऊपर मैंने बस बनाया, बस बॉडी बिल्डिंग फैब्रिकेशन, ऑल्दो मटेरियल बहुत सारा यूज किया हो, स्टिल उसको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट जो बोलता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आप अपना बिजनेस एसेट, जो भी स्टॉक या बिजनेस एसेट है, अगर परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर देते हो तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर टेम्परेरी किसी को ट्रांसफर करते हो
तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सर अगर क्लोजर के टाइम पे जो बिजनेस एसेट था वो मैं घर ले गया तो उसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैं अपना बिजनेस क्लोज कर रहा हूं और मैं अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं एज गोइंग कंसर्न, या मैं अपना बिजनेस एक रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर देता हूं और वो रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेबल पर्सन है जो बेसिकली जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने वाला है, तो ट्रांसफर फ्रॉम मी टू द अदर पर्सन शैल नॉट बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स। यस सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 आता है। पैराग्राफ नंबर 5 बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस, इन 6 एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया गया है। सर ये क्या 6 एक्टिविटीज है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, समझ लीजिए एक टेलीकम्युनिकेशन टावर आपका अटैच टू द अर्थ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रहे हो, रेंटिंग इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। सर अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, याद रखिएगा एक बात, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहां मिला और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी यहां हुआ, तो इन दोनों का जो भी अर्लियर होता है उसको आप कट ऑफ मानिएगा। अगर इससे पहले आपने कुछ भी अमाउंट उन बिल्डर को दिया है तो उसको कंस्ट्रक्शन मानते हुए टोटल कंसीडरेशन पे जीएसटी आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अगर कंसीडरेशन रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर, कंस्ट्रक्शन मानते हुए टोटल कंसीडरेशन पे जीएसटी आएगा। लेकिन समझ लीजिए ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, ये अर्लियर हो गया, ये कट ऑफ डेट हो गया। आपने एक अपार्टमेंट खरीदा आफ्टर दिस डेट, तो अगर समझ लीजिए यहां खरीदा, टोटल अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही दिया है, तो ध्यान रखिएगा उसको सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग बोलते हैं और उस पर जीएसटी नहीं आता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखेंगे अगर कंसीडरेशन रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर हो गया तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हुए इस पे जीएसटी आएगा। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। टेम्पररी ट्रांसफर और यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मेरा आईपीआर है, मेरा पेटेंट ट्रेडमार्क है, मैंने आपको यूज करने के लिए दिया है, तो सर इट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट अपग्रेडेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर अगर किया है, मैंने समझ लीजिए कोई डेवलपमेंट किया, सॉफ्टवेयर वगैरह बना के आपको दिया, या सर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का कोई सर्विसेज दिया है, तो इट इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। सर राइट, रिफ्रेन, टॉलरेट और डू एन एक्ट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या है सर? सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर मैंने आपको बोला बेटा तू कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना मत, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप मेरे लिए वो सर्विस दे रहे हो, तो नॉट टू डू समथिंग, आप मेरे को सर्विस दे रहे हो जिसके लिए मैं आपको एक अमाउंट दे रहा हूं, तो नॉट टू डू समथिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग इज ऑल्सो ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, अगर मैं अपनी कार आपको यूज करने दे रहा हूं, राइट टू यूज अगर दे रहा हूं, इट इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। पैराग्राफ नंबर 6 बोलता है अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमेशा उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, चाहे 99% मटेरियल यूज हुआ। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कराया, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अपने बिल्डिंग का रिलेटेड एक रिपेयर कराया, जो समझ लीजिए एक सिंक वगैरह टूट गया था, मैंने उसका रिपेयर वगैरह कराया। इट्स एन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां वो मटेरियल भी लेके आया, लेबर भी लेके आया और उसने सर्विस दी। इट विल ऑलवेज बी ए सप्लाई ऑफ सर्विस, चाहे मटेरियल का वैल्यू 99% क्यों ना हो। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, आप एक रेस्टोरेंट में गए या आपने केटरिंग सर्विसेज लिया, ऑलवेज रिमेंबर चाहे उसमें फूड 99% फूड था, सिर्फ 1% सर्विस था, स्टिल उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। अगर एक क्लब, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो इनकॉर्पोरेटेड है, लाइक ए क्लब, और एक क्लब ने अपने मेंबर्स को कुछ गुड्स दिए, तो हमेशा याद रखिएगा क्लब गिविंग मेंबर्स को गुड्स इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा बाबा, हमने सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट किया था। सेक्शन नंबर 7 में सेक्शन नंबर 7(1)(a) था, all activities for a consideration in the course of business will be considered as supply. सेक्शन नंबर 7(1)(b) था, importation of service for a consideration, business हो नॉन बिजनेस हो उसको सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन नंबर 7(1)(c), इन दोनों में तो कंसिडरेशन था, लेकिन सेक्शन नंबर 7(1)(c) में बोला गया था 4 एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में बोली गई हैं, विदाउट कंसिडरेशन भी उनको सप्लाई माना जाएगा। सर सेक्शन नंबर 7(1) कैपिटल ए बोलता है अगर आपकी एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7(1) में सप्लाई है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, वो सेक्शन नंबर 7(1)(a) में देखिएगा। पहले हमने पढ़ा ट्रांसफर, उसके बाद हमने पढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग का लीजिंग वगैरह, सर उसके बाद हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, उसके बाद हमने पढ़ा बिजनेस एसेट रिलेटेड थिंग, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 में 5 या 6 एक्टिविटीज दिए गए हैं जिनको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। यस सर, उसके बाद बेसिकली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह। उसके बाद आता है कंपोजिट सप्लाई जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है,
या चाहे रेस्टोरेंट एंड केटरिंग है उसको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर अपने मेंबर्स को कोई गुड्स दे रही है चाहे सस्ता दे रही है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा। अगर एक क्लब अपने मेंबर्स को गुड्स दे रही है तो क्या होगा सर, इट इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर। अब अगर आपकी एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7.1 में सप्लाई भी है, फिर भी अगर आपकी एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7.2 ए या बी में फॉलो हो रही है तो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर सेक्शन नंबर 7.2 ए क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 7.2 ए बोलता है अगर आपकी एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7.2 अगर आपकी एक्टिविटी शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है तो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। सर क्या एक्टिविटी होता है जो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है? शेड्यूल 3 बात करता है बेंच फ्लैग के बारे में, BNCHFLAG। सर ये क्या है? बी फॉर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। समझ लीजिए आपका कस्टम वेयरहाउस में कुछ गुड्स पड़े हुए हैं और आपने कस्टम वेयरहाउस में जो गुड्स थे वो किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिए, वो वेयरहाउस में पड़े हुए हैं और आपने उसको अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, फ्रेंड जाएगा वेयरहाउस से क्लियर करने। तो बेसिकली आपने जब अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किया तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा, उसको बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर बोलते हैं और उस पे जीएसटी अंडर जीएसटी लॉ नहीं आएगा। तो बेसिकली आपने जब अपने फ्रेंड को बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर किया तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। सेकंड बोला है अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दे रहा है और एम्प्लॉयर सैलरी परक्विजिट्स वगैरह दे रहा है, एम्प्लॉय गिविंग सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद एन आता है एनटीटी टू एनटीटी। आपने क्या किया? चाइना से डायरेक्ट गुड्स भिजवा दिया ऑस्ट्रेलिया विदाउट द गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी चाइना से अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया आपने गुड्स भेज दिए, तो सर उस ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी नहीं आएगा। इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सी फॉर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विसेज। अगर कोई कोर्ट और ट्रिब्यूनल है उसकी सर्विसेज है, जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ होते हैं उनके लिए बोला गया है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर कोई भी फीस चार्ज कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। यहां कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होते हैं, उनके लिए एक सर्कुलर है बाबा, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRC, वो भी ट्रिब्यूनल होते हैं और उनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं आएगा। ये सर्कुलर था। H फॉर हाई सी सेल। समझ लीजिए आपने यूएस से कुछ गुड्स खरीदे, वो सी में आ रहे हैं या इंडियन पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। हाई सी सेल होता है अगर आपने गुड्स जब समुद्र में है या गुड्स इंडियन पोर्ट पे पहुंच चुके हैं और आपने गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिए, मतलब आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए, बट हाई सी सेल पे जीएसटी लॉ में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वही बोला गया हाई सी सेल। एफ फॉर फ्यूनरल के सर्विसेज, फ्यूनरल बरियल की सर्विसेज, मॉर्चुरी के सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। एल फॉर लैंड, अगर कहीं सेल कर रहे हो, सेल ऑफ लैंड या कंप्लीटेड बिल्डिंग। बेसिकली अगर समझ लीजिए ये है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, इन पे क्या अर्लियर हुआ, दिस इज अर्लियर। अगर समझ लीजिए कि आपने अपार्टमेंट खरीदा इसके बाद 1 करोड़ रुपए देके, तो याद रखिएगा इट इज ए सेल ऑफ ए कंप्लीटेड बिल्डिंग एंड उस केस में जीएसटी नहीं आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं आता है। ए फॉर एक्शनेबल क्लेम, याद रखिएगा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा। ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। जी फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, जी फॉर जीनियस, गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब MPs, MLA, member of legislative council, etc. या duties performed by constitutional post holder like the President of India, Prime Minister of India, उनकी services, duties performed by CMD, chairperson, member or director of a body established by the government, where the chairperson, member or director is not an employee, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय होता तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब अगर चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर एक गवर्नमेंट की बॉडी को सर्विसेज दे रहा है तो भी उस पे जीएसटी नहीं आएगा, वही बोला गया है यहाँ पे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विसेज, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। CDRC के लिए मैंने आपको बोल दिया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ट्रिब्यूनल होता है और इट इज लाइक ए ट्रिब्यूनल और उसकी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं आएगा। सर पर फंक्शंस अगर परफॉर्म्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक MP, MLAs एक्सेट्रा, तो उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। सर्विसेज बाय सर्विसेज जो मॉर्चुरी, फ्यूनरल, बरियल की सर्विसेज होती हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग जीएसटी नहीं आएगा। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग,
जितने एक्शनेबल क्लेम्स है, एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, लेकिन उसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया है। ओनली लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को सप्लाई की डेफिनेशन में रखा है। सर अगर एंटिटी टू एंटिटी गुड्स जा रहे हैं विदाउट गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, दैट इज आल्सो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। हाई सी सेल इज ऑल्सो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, कस्टम वेयरहाउस में अगर गुड्स ट्रांसफर हो गए किसी और को, तो सर इट इज कॉल्ड ए बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, और उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7(2)(b) जो बोलता है, अगर सेक्शन नंबर 7(2)(b) बोलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की कोई एक्टिविटीज है विच दे आर परफॉर्मिंग एज पब्लिक अथॉरिटीज, अगर उस एक्टिविटी को नोटिफाई कर दिया गया तो इट विल बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। दो एक्टिविटीज नोटिफाई है, बोला गया है अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो 243G एंड 243W में लिखी गई है। म्युनिसिपैलिटी का M का उल्टा होता है W, तो म्युनिसिपैलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज 243W में लिखी गई है, पंचायत रिलेटेड एक्टिविटीज 243G में लिखी गई है। अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वो एक्टिविटीज कर रही हैं जो 243G एंड W में लिखी हुई है, देन दोज एक्टिविटीज आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद समझ लीजिए, 1 मिनट, उसके बाद समझ लीजिए और एक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दे रही है किसी पर्सन को और इससे फीस वगैरह ले रही है, लाइसेंस फीस वगैरह, तो सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस इज आल्सो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये दो एक्टिविटीज को नोटिफाई कर दिया गया है। बोला गया है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एज पब्लिक अथॉरिटी, अगर उस एक्टिविटी को नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, अगर वो एक्टिविटी नोटिफाइड है, then it is neither supply of goods nor supply of service. Notified activity in relation to function which are performed by पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अंडर 243G and W, and अगर ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस है अगेंस्ट लाइसेंस फीस, देन ऑल्सो दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। यस सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा सिर्फ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने बोला है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ लीजिए गवर्नमेंट माइनिंग राइट्स देती है, कोई प्रिविलेजेस देती है कोई बिजनेस एंटिटी को, याद रखिएगा उसमें तो जीएसटी आएगा। सिर्फ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है। यही सर्कुलर है, ग्रांट ऑफ प्रिविलेजेस, लाइसेंस, माइनिंग राइट्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फीस, रॉयल्टी एक्सेट्रा, वो एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट पे जीएसटी आएगा, दैट इज नॉट आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके आगे बोला गया है सेक्शन नंबर 7(3). सुनिए, हमने स्टार्ट किया सीखना सेक्शन नंबर 7 से। सेक्शन नंबर 7(1) था, सेक्शन नंबर 7(1)(a) था एंड सेक्शन नंबर 7(2) था। सेक्शन नंबर 7(1)(a) बोला ऑल एक्टिविटीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बी बोला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सी बोला शेड्यूल 1 के 4 ट्रांजैक्शन को भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड सप्लाई माना जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 7(1)(a) बोला अगर आप सप्लाई में आते हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके लिए देख लीजिएगा शेड्यूल 2 को। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 7(2) बोला कि सर अगर एक्टिविटी को सेक्शन नंबर 7(2)(a) या B में बोल दिया गया है तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ठीक है सर, इसमें बोला गया है, A में बोला गया बेंच फ्लैग, जो मैंने आपको बोला, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर सर्विसेज, N फॉर एंटिटी टू एंटिटी, C फॉर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विस, हाई सी सेल, F फॉर फ्यूनरल बरियल का सर्विसेज, L फॉर लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग का सर्विस। एवरीवन विथ मी, बोलना पड़ेगा आपको तभी याद होगा। A फॉर एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंड G फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल का सर्विसेज लाइक MPs, MLAs, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर एक्सेट्रा। B बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की एक्टिविटीज एज पब्लिक अथॉरिटी अगर नोटिफाइड है तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। दो एक्टिविटी नोटिफाइड है जो मैंने आपको बता दी। अब समझ लीजिए मेरा एक ट्रांजैक्शन है जिसको गवर्नमेंट को बोलना है ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है? यस, सेक्शन नंबर 7(3) में गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक एक्टिविटी को गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स बोल देगी। अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ गुड्स बोल दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देगी। अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स कभी नहीं हो सकती। ये पावर गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन नंबर 7(3) है। टोटल बकवास। चलिए आ जाइए, सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। हमने स्टार्ट किया सीखना गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करना पड़ेगा। अब सप्लाई जो है वो अंडर सेक्शन नंबर 7 हो सकता है, अंडर सेक्शन नंबर 8 जो बोला गया है। सेक्शन नंबर 7 ही सप्लाई के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 8 बात करता है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। पहले समझते हैं, सेक्शन नंबर 8 बात करता है टैक्सेबिलिटी, कैसे टैक्सेबल होंगे।
वो बोला गया है सेक्शन नंबर 8A एंड बी में। लेकिन सर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होता क्या है? फॉर एन एग्जांपल, मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के साथ एक चार्जर आया, तो सर उसको कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है। क्यों सर? क्योंकि कंपोजिट सप्लाई का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। लैपटॉप है और चार्जर है, सर लैपटॉप एंड चार्जर दोनों साथ में दिया गया एंड लैपटॉप पे रेट 18% है, चार्जर पे 12% रेट है। मैंने जब लैपटॉप खरीदा तो चार्जर साथ में आया, 40,000 का लैपटॉप खरीदा। तो ये बोल रहे हैं टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, लैपटॉप प्लस चार्जर नेचुरली बंडल्ड होता है, सप्लाइड टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। बिजनेस में आप देखोगे जब लैपटॉप खरीदोगे तो लैपटॉप के साथ चार्जर आता है। यस सर, एंड वन इज प्रिंसिपल, आप लैपटॉप लेने गए थे या चार्जर लेने गए थे, प्रिंसिपल क्या है? लैपटॉप है, एंड हेंस इसको माना जाएगा कि सर ये लैपटॉप सप्लाई किया गया है। तो सर इसको अगर कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो टैक्सेबिलिटी क्या होगा? तो इन्होंने सेक्शन नंबर 8 में बोला कि अगर आप कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल हो रहे हो तो आपका सप्लाई जो है कंपोजिट सप्लाई हो गया, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब पूरा 40,000 को मान लिया जाएगा कि लैपटॉप का सप्लाई है और लैपटॉप पे जो जीएसटी रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा 40,000 रुपीस के ऊपर। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 74 जो बोलता है मिक्स सप्लाई के बारे में। समझ लीजिए आप दीपावली था, एक शॉप में गए, उसने आपको एक बॉक्स दिया, बॉक्स में स्वीट्स भी है, बॉक्स में ड्राई फ्रूट्स भी है, बॉक्स में समझ लीजिए कैंडल्स भी है। सर स्वीट्स पे रेट ऑफ जीएसटी 12% है, ड्राई फ्रूट्स पे 28%, फॉर एन एग्जांपल कैंडल्स पे 5%। ये बॉक्स के लिए उसने आपसे चार्ज किया 5,000 रुपीज। इसको मिक्स सप्लाई बोला जाता है। इट इज टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज विच आर सप्लाइड टुगेदर। ये अलग अलग भी सप्लाई कर सकता था, इनको जोड़ के सप्लाई कर दिया एक साथ फॉर ए सिंगल प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई किया गया है और ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। इसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, किसी के लिए कुछ प्रिंसिपल हो सकता है, किसी के लिए कुछ प्रिंसिपल हो सकता है। इट इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। अगर ये कंपोजिट नहीं है तो इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगल प्राइस के लिए, ध्यान रखिएगा, सिंगल प्राइस के लिए। अगर समझ लीजिए 3 आइटम सप्लाई किया 3 डिफरेंट प्राइस के लिए, तो सर ये कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा यहां पे, ये मिक्स सप्लाई में तभी आएगा जब सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है। और अगर मिक्स सप्लाई हो गया तो सेक्शन नंबर 8B बोलता है मिक्स सप्लाई को हमेशा ट्रीट कीजिएगा एज ए सप्लाई ऑफ दैट सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट। याद रखिएगा, ऐसे मान लिया जाएगा कि ड्राई फ्रूट सप्लाई किए गए हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पे हाईएस्ट रेट है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको समझाया कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई याद रखिएगा, इसको मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल सप्लाई का सप्लाई हुआ है, यहां मान लिया जाता है उस आइटम का सप्लाई हुआ है जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए कुछ सर्कुलर्स पे। सप्लाई चैप्टर में जो सर्कुलर्स है, चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। सप्लाई चैप्टर में पहला सर्कुलर है रिलेटिंग टू सर्विसिंग ऑफ कार। आप गए अपना कार का सर्विसिंग कराने, उन्होंने आपके लिए गुड्स के लिए अलग रेट चार्ज किया, लेबर के लिए अलग रेट चार्ज किया, तो बाबा लेबर के लिए अलग जीएसटी रेट लगेगा, गुड्स के लिए अलग रेट जीएसटी लगेगा। यही बोला गया। अगर आपने कार सर्विसिंग के लिए दिया इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स जो पार्ट है एंड सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज लेबर, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शो किया गया है सेपरेटली, अलग अलग दिखाया गया है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन लायबल टू जीएसटी एट द रेट एज एप्लीकेबल टू सच गुड्स और सर्विस सेपरेटली। गुड्स के लिए अलग रेट ऑफ जीएसटी लगेगा, लेबर पे लेबर का जो जीएसटी रेट है वो लगेगा। प्रिंटिंग ऑफ बुक, समझ लीजिए मैंने अपने प्रिंटर को अपना मटेरियल का कंटेंट भेजा और सर आप प्रिंटिंग करके मेरे को दीजिए। यहां पे वो मेरे को प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहा है, प्लस जो वो मटेरियल यूज कर रहा है पेपर इंक वगैरह वो एंसिलरी है। प्रिंसिपली ये सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज है और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए मैंने एक बंदे को फोन किया और मैंने उसको बोला मेरे को 100 टिश्यू पेपर पैकेट्स की जरूरत है, आप मुझे 100 टिश्यू पेपर पैकेट भेज दीजिए, बट मेरा लोगो प्रिंट कर दीजिएगा। यहां प्रिंसिपली मैं उससे टिश्यू पेपर्स मांग रहा हूं जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, एंसिलरी है मेरा लोगो प्रिंट करके देना। तो ध्यान रखिएगा, जब इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स बन गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सप्लाई ऑफ गुड्स, सर इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वेयर कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पर्सन हु ओन्स द आईपीआर, मैं आईपीआर ओन करता हूं, मैंने प्रिंटर को अपना कंटेंट भेजा, उसने प्रिंट करके मेरे को भेजा। यहां प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रिंटिंग ऑफ सर्विस है और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यही बोला है, वेयर कंटेंट is supplied by the person who owns the intellectual property right, while physical input like paper belongs to the printer, it is always a printing service and supply of service। सर समझ लीजिए मैंने किसी को बोला प्रिंटेड एनवलप, मेरे को एनवलप चाहिए,
एनवलप में एक काम करना, लोगो लगा के दे देना, टिश्यू पेपर चाहिए, टिश्यू पेपर में मेरा लोगो प्रिंट करके दे देना। यहां प्रिंसिपली वो मेरे को टिश्यू पेपर या एनवलप सप्लाई कर रहा है, लोगो प्रिंटिंग जो है वो एंसिलरी हो गया, एंड हेंस इट विल ऑलवेज बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझ लीजिए रिलायंस है, यहां रिलायंस है, रिलायंस ने बोला सर मेरे को ऑयल एक्सप्लोर करना है, और वो गवर्नमेंट के पास गई, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम आपको लाइसेंस देंगे, आप लाइसेंस ले लीजिए। और गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जब आपने ऑयल एक्सप्लोर कर लिया, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह रिकवर करके जो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिलीट कर लीजिएगा, और रिमूव करने के बाद जो बैलेंस बनेगा ना, वो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है कि समझ लीजिए 50-50 हम शेयर कर लेंगे, 50% आपको मेरे को देना पड़ेगा। क्यों, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे रही है और बोल रही है जा बेटा जा ऑयल एक्सप्लोर कर। समझ ले यहां पे रिलायंस ने 100 करोड़ स्पेंड किए और ऑयल एक्सप्लोरेशन किया। अब गवर्नमेंट बोल रहा है जब ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया तो यहां से समझ ले, अगर आपने समझ लीजिए यहां से 1000 करोड़ का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, तो उससे गवर्नमेंट बोलती है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में पहले कॉस्ट पेट्रोलियम आप रिकवर कर लीजिए, मतलब जो आपका कॉस्ट है उसके लिए जितना आपको पेट्रोलियम चाहिए उतना आप रख लीजिए। फॉर एन एग्जांपल 100 करोड़ का कॉस्ट लगा तो गवर्नमेंट बोलता है 100 करोड़ का पेट्रोलियम आप रख लीजिए, जो रिमेनिंग 900 करोड़ का पेट्रोलियम रह गया उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। एंड गवर्नमेंट बोलता है मैंने आपको लाइसेंस दिया ना, मैंने आपको एक सर्विस दी है, और ये सर्विस के लिए मेरे को प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर चाहिए। समझ लीजिए 50-50% डिसाइड हुआ था, तो ये क्या करेगा, रिलायंस गवर्नमेंट को 450 करोड़ वर्थ का पेट्रोल ट्रांसफर कर देगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, याद रखिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन जो आया, क्या रिलायंस गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला रख ले बेटा रख ले, 100 करोड़ का पेट्रोल रख ले? नहीं बाबा, ये जो कॉस्ट पेट्रोलियम है ये रिलायंस अपना ही कॉस्ट रिकवर करने के लिए रखता है। रिलायंस ने कोई गवर्नमेंट को सर्विसेज नहीं दी है। इट इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे गवर्नमेंट ने रिलायंस को सर्विस दी है और रिलायंस ने इन टर्न गवर्नमेंट को प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर दिया है, और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। लेकिन ये जो सर्विस है जिसके लिए प्रॉफिट पेट्रोलियम दिया जाता है उस पे जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है फ्रॉम जीएसटी। यस सर, पॉइंट क्लियर है। इन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स लाइसेंस टू द एक्सप्लोर और माइन प्रॉफिट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन कंसीडरेशन फॉर प्रॉफिट पेट्रोलियम। गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली लाइसेंस देती है और बोलती है हमें रिटर्न क्या दो, प्रॉफिट पेट्रोलियम दो, Which is exempt from GST। प्रॉफिट पेट्रोलियम पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी अगेंस्ट विच यू आर गिविंग प्रॉफिट पेट्रोलियम, उस सर्विस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कॉस्ट पेट्रोलियम, अब रिलायंस ने जो 100 करोड़ का पेट्रोलियम रख लिया बिकॉज रिलायंस ने बोला कि मैं अपना कॉस्ट रिकवर करूंगा पहले, तो क्या रिलायंस ने कोई गवर्नमेंट को सर्विस दी है? नहीं बाबा, कोई सर्विस नहीं दी है और कॉस्ट पेट्रोलियम पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। यही बोला गया है, कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर विच इज रिलायंस, एग्जाम्पल रिलायंस, फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंड हेंस नॉट टैक्सेबल। रिलायंस ने कोई गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दी है, गवर्नमेंट ने सिंपल लाइसेंस दिया है। रिलायंस ने ऑयल एक्सप्लोरेशन करके प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर गवर्नमेंट को दिया है और प्रॉफिट पेट्रोलियम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। डन सर। उसके बाद आता है सर्विसेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ द डोनर। सर समझ लीजिए मैं एक टेंपल ट्रस्ट हूं, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए और मैंने एज ए ग्रेटिट्यूड की सर आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपने डोनेशन किया है, मैंने आपका नेम प्लेट लगा दिया टेंपल में, तो सर एज ए ग्रेटिट्यूड मैंने आपका नाम लगाया है, यहां मैंने आपको कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज नहीं दी है। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे आ गए ममता गुप्ता। ममता गुप्ता ने मेरे को आके बोला कि सर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, आप एक काम कीजिए टेंपल में लगाइए ममता गुप्ता एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं इस केस में अगर आपका नेम प्लेट टेंपल में लगा रहा हूं, 10 लाख रुपए आपसे ले रहा हूं, तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा हूं। इट इज नो मोर फिलैंथ्रोपिक इन नेचर और एडवर्टाइजमेंट सर्विस पे जीएसटी आएगा। सिर्फ नाम लगाना, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट इज जस्ट ए ग्रेटिट्यूड सर्विस और उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। डोनेशन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने आपका बिजनेस को एडवर्टाइज कर दिया बाय एनी मींस, तो सर मैंने आपको सप्लाई ऑफ सर्विस दिया है और उस पे जीएसटी आएगा। सर्विसेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ द डोनर इन द प्रेमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, द पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। अगर उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट का नेचर नहीं है, फिलैंथ्रोपिक है एंड नॉट एडवर्टाइजमेंट, इट इज नॉट ए सप्लाई एंड नो जीएसटी। लेकिन अगर मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे दी तो उस पे जीएसटी आएगा। The next one over here is goods supplied
फ्री ऑफ कॉस्ट और एज गिफ्ट। समझ लीजिए मैंने कुछ गुड सप्लाई किए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो सेक्शन नंबर 71C में सप्लाई हो गया तो उसका मेरे को आईटीसी मिलेगा, लेकिन अगर वो सेक्शन नंबर 71C में सप्लाई नहीं हुआ तो याद रखिएगा उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिया, 70,000 का एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, सप्लाई हो गया, आईटीसी मिलेगा। अगर 40,000 का गिफ्ट दिया, वो सप्लाई नहीं हुआ सेक्शन नंबर 71C में, तो आईटीसी रिलेटिंग टू दोज आइटम आल्सो विल नॉट बी अवेलेबल। डन सर, पॉइंट क्लियर है। बाय वन गेट वन फ्री, हमेशा याद रखिएगा, मैंने एक सोप बेचा, एक सोप के साथ एक सोप फ्री दिया। समझ लीजिए मैंने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, सर्विस वगैरह खरीदा, सर्विस वगैरह ली, कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा और सोप बनाए, एक सोप के साथ एक सोप फ्री दिया। ऑफिसर ने बोला दूसरा सोप जो आप फ्री दे रहे हो उस रिलेटेड आईटीसी में नहीं दूंगा। गवर्नमेंट ने बोला ऑफिसर सिंपल है, यहां एक सोप के साथ एक सोप जब दिया जा रहा है, इट इज टू विच इज सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ वन और टू सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ वन, इट्स ए मिक्स सप्लाई। और इनपुट, सारे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल रहेंगे। यही बोला गया है बाय वन गेट वन के लिए। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद 6 पॉइंट आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर कोई सर्विसेज दे रहा है मेंबर को, इट इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका क्या बोला जा रहा है यहां पे, ये बोला गया है, समझ लीजिए एक ज्वाइंट वेंचर है, 1 2 3 और 4 फ्रेंड ने मिलकर बनाया, ए बी सी और डी। डी जो है वो ऑपरेटिंग मेंबर है ज्वाइंट वेंचर का, बेसिकली वो ज्वाइंट वेंचर को ऑपरेट करता है, ज्वाइंट वेंचर को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो सर उसने क्या किया, डी ने क्या किया, डी ने कैश कॉल्स किए कि सब 100 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। सब ने ज्वाइंट वेंचर किया, ये क्या कर रहा है, ये बिजनेस को रन कर रहा है, बाकी लोग भी पार्टनर्स हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 100 करोड़ रुपीस अगर सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सर ये क्या है, यहां 100 करोड़ रुपीस बैंक अकाउंट में आया, फिर हमने एक मशीन खरीदा, मिल के एक मशीन खरीदा, मशीन से ऑयल एक्सप्लोरेशन किया, समझ ले, ऑयल एक्सप्लोरेशन से जो भी प्रॉफिट आया हम सबने अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यहां अगर देखा जाए तो जब कैश कॉल्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो याद रखिएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर है तो सर उस पे जीएसटी कभी नहीं आएगा। इट इज सिंपल, अगर आप पार्टनरशिप में पैसे डाल रहे हो तो क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे जीएसटी आता है? इट इज नेवर ए सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन समझ ले यहां पे क्या हुआ, ये जो बंदा है ऑपरेटिंग मेंबर, इसने बोला मैं अपना मशीन यूज करके ऑयल एक्सप्लोरेशन करूंगा, अगर तुम लोगों को प्रॉफिट चाहिए तो बेटा मुझे पैसे दो। इसने बोला, ऑपरेटिंग मेंबर ने बोला अगर तुम तीनों को, मैं अपना ही मशीन यूज करके ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा हूं और अगर तुम लोगों को प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए तो बेटा कंट्रीब्यूशन दो। अब समझ ले इसने सबसे 100 करोड़ रुपए लिए, तो बेसिकली ही इज गोइंग अहेड एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। ये इन लोगों को सर्विस दे रहा है जिसके लिए अपना कॉस्ट रिकवर कर रहा है इनसे, और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहां ऑपरेटिंग मेंबर सर्विस दे रहा है और बोल रहा है बेटा आप मेरे को पैसे दो, मैं क्या करूंगा, मशीन अपना यूज करूंगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन करूंगा, अगर प्रॉफिट आया तो आपको हिस्सेदारी दूंगा। इस केस में ऑपरेटिंग मेंबर सर्विस दे रहा है अदर मेंबर्स को एंड इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। याद रखिएगा अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो जीएसटी नहीं आएगा, अगर सर्विस दिया है तो सर इट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ सर्विस इज वेल विद इन जीएसटी। देखिए कैश कॉल रेज्ड बाय ऑपरेटिंग मेंबर ट्रांजैक्शन इन मनी होता है, नो सप्लाई नो जीएसटी। बट अगर कैश कॉल आर रिसीव्ड फॉर ए कंसीडरेशन, इसने सबको सर्विस दिया और इनसे पैसा लिया, अपना मशीन यूज कर रहा था, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा था, इन दिस सिनेरियो ही इज जस्ट गोइंग अहेड एंड गिविंग सप्लाई ऑफ सर्विस। जो ये मेंबर्स को सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है वो जीएसटी में आएगा। इसका जो एक्टिविटी है उसको सप्लाई बोला जाएगा, इट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस एंड वेल विद इन जीएसटी। ए ग्रेडेड चैप्टर है, ए ग्रेडेड चैप्टर है। यहां हमारा चैप्टर ऑफ सप्लाई खत्म होता है। बाबा क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं सप्लाई का चैप्टर। सप्लाई के चैप्टर में हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 में सेक्शन नंबर 71A, सेक्शन नंबर 71B एंड सेक्शन नंबर 71C हमने पढ़ा। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 71 कैपिटल ए, अगर कोई सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस देखने के लिए सेक्शन नंबर 71A देखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 72 में ए आएगा बेंच फ्लैग, बी आया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की एक्टिविटीज व्हिच आर नोटिफाइड एक्टिविटी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 73 टोटल बकवास। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 78, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8A बोलता है अगर कंपोजिट सप्लाई है इट इज टू बी ट्रीटेड
एज इफ प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई हुआ है, ठीक है सर। एंड बी बोलता है मिक्स सप्लाई अगर है तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज इफ दैट सप्लाई हैज बीन सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट। यहां बाबा सप्लाई का चैप्टर डाउन होता है, याद रखिएगा सप्लाई के चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 7(1)(c) है। ये दोनों नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं बाबा, ये बहुत ए ग्रेडेड चैप्टर है, इसका आप कोई भी पॉइंट छोड़ के ही मत जाइएगा। सर्कुलर्स में मैंने आपको कवर कर दिया है। यहां हमारा चैप्टर ऑफ सप्लाई खत्म होता है।